में जिस तरह से आप जब किसी भी संस्था में काम करते हैं तो सबसे पहली पहचान आपकी जाति होती है। सबसे पहले आपकी जातीय पहचान और बाकी आपका टैलेंट, आप कितने अच्छा काम करते हैं, कितनी आपने शिक्षा हासिल की है, वो फिर सेकेंडरी हो जाता है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ बड़ौदा स्टेट में भी हुआ। उनको कमरा नहीं मिला, उनको नौकरी के दौरान पानी पीने नहीं दिया गया, और ये आज भी 100 साल बाद हम सबके साथ में भी होता है। तो मीडिया खबरों का कारोबारी है और अपने मुनाफे के लिए वो हर काम करता है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तो ये कहना कि वो चौथा खंबा है और देश में जनता के लिए काम करता है, ये मतलब किताबी बातें हैं, हकीकत वैसी नहीं है। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट है। ऑक्सफैम ने एक सर्वे किया भारत के 121 न्यूज रूम में, जो अखबार हैं, जो मैगजीन हैं, जो टीवी चैनल हैं, जो वेब पोर्टल्स हैं, 121 न्यूज रूम में उन्होंने सर्वे किया। और 121 में जो डिसीजन मेकर, एडिटर इन चीफ, मैनेजिंग एडिटर और इस तरह के जो पद होते हैं जो फैसला लेते हैं कि कौन सी खबर जाएगी और कौन सी खबर को गिरा दिया जाएगा, 121 में 104 जो पद हैं वो एक जाति के हैं। तो इससे फिर हम उनको क्या कहें, तो वो एक जाति विशेष कही है। तो तथ्य साबित करते हैं कि वो एक जाति विशेष का मीडिया है और उन्हीं का मुखपुत्र है, उसी का वो काम कर रहे हैं। आपके पास में कोई ऐसा एक ऑप्शन आप नहीं सोचते? आपको लगता है कि जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी में जो राष्ट्रीय लेवल के संगठन है, उन संगठनों के साथ के बगैर तो ये नहीं हो सकता। अगर मैं वोटर हूँ और इस देश लोकतंत्र में मुझे वोट डालते हुए यकीन नहीं है कि मेरा वोट सही जगह जा रहा है, तो उस वोट का कोई वैल्यू नहीं है। वापस से बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। उसका विकल्प बताइए। वो तो हमारी बात, उसका बैलेट पेपर एक लौता राष्ट्र है। बैलेट पेपर आप ऐसा मानते हैं कि टेम्परिंग होती है? टेम्परिंग होती है, ये मानते हैं? बिल्कुल होती है, बिल्कुल। वो बहुत सारी साबित हुआ है, बहुत बार साबित। हेर फेर करते हैं। हाँ, उसको हेर फेर माने जो आंकड़े दर्ज होते हैं, एक निशान दबाने से कहीं दूसरी जगह जाएगा नहीं। मीडिया क्यों दिखाएगा? आप कब दिखाएंगे? मेरे सामने अगर व्यक्तिगत तौर पे आपसे कह रहा हूँ कि आप EVM के मुद्दे को कब उठाएं? नमस्कार, आपके साथ में विनय हूँ और आप देख रहे हैं VR1 न्यूज़। अभी उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया के अजीतमल में मौजूद हैं और अभी हमारे साथ में द शूद्र और द न्यूज़ वीक के जो एडिटर हैं, या हम ये कहें कि उसका संचालन करते हैं, सुमित चौहान जी मुख्य धारा की मीडिया में काम करते थे और वहाँ से आने के बाद में इन्होंने एक स्वतंत्र पत्रकारिता को चुना है और स्वतंत्रता से आज ये पत्रकारिता कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे देश के तमाम अति ज्वलनशील मुद्दों पे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे VR1 न्यूज़ पे। बहुत बहुत शुक्रिया विनय, और VR1 के सभी दर्शकों को जय भीम, बहुत बहुत स्वागत। आप मुख्य धारा की मीडिया में काम करते थे, लंबे समय आपने काम किया है, आपका वहाँ पे अनुभव कैसा रहा? ये मैं कई बार बता चुका हूँ। और भारत में जिस तरह से आप जब किसी भी संस्था में काम करते हैं तो सबसे पहली पहचान आपकी जाति होती है। सबसे पहले आपकी जातीय पहचान और बाकी आपका टैलेंट, आप कितने अच्छा काम करते हैं, कितनी आपने शिक्षा हासिल की है, वो फिर सेकेंडरी हो जाता है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ बड़ौदा स्टेट में भी हुआ। उनको कमरा नहीं मिला, उनको नौकरी के दौरान पानी पीने नहीं दिया गया, और ये आज भी 100 साल बाद हम सबके साथ में भी होता है। तो अनुभव कुछ वैसा ही रहा। मीडिया में गए थे तो एक युवा के नाते बड़ा जोश था कि भाई मीडिया में जाएंगे, कुछ दिलचस्प काम होगा, कुछ लोकतांत्रिक काम होगा और देश की जो वंचित आवाम है उसके हक की बात होगी। ऐसा लगता था जनता के जो मुद्दे होंगे हम मीडिया में रहेंगे तो उनको उठाएंगे। लेकिन वहाँ गए तो बहुत निराशा हुई और बहुत तकलीफें भी हुई, जातीय भेदभाव भी झेला, और वहाँ जाकर निराशा हुई कि वो दरअसल बिजनेस है, बिजनेस ऑफ न्यूज़। वो खबरों का कारोबार है और कारोबार का एक ही फॉर्मूला होता है, मुनाफा। कारोबार सिर्फ मुनाफे पे चलता है, उसके लिए नुकसान की कोई उसमें गुंजाइश नहीं होती। तो मीडिया खबरों का कारोबारी है और अपने मुनाफे के लिए वो हर काम करता है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तो ये कहना कि वो चौथा खंबा है और देश में जनता के लिए काम करता है, ये मतलब किताबी बातें हैं, हकीकत वैसी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ ज़्यादातर लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, या उनकी हम एक कहें कि एक ओरल लैंग्वेज है, वो उनका ऐसा कहना रहता है कि मीडिया बिका हुआ है। मीडिया बिका हुआ नहीं है, वो वैचारिक तौर पे उनके साथ में है।
वैचारिक तौर पे। उसका कारण ये है कि जो भी बड़े मीडिया संस्थान हैं, बहुत अंबानी के हैं, अदानी के हैं, या कुछ हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, या किसी ना किसी तरीके से बीजेपी आरएसएस से उनकी सीधी कनेक्टिविटी है। देखिए, इसमें जैसा मैं अभी कह रहा था ना आपको कि बिजनेस ऑफ न्यूज़, खबरों का कारोबार, और कारोबार का फॉर्मूला क्या हुआ? मुनाफा। अगर इस टर्म को हम इस्तेमाल करें भारतीय मीडिया के संदर्भ में और उसके जातिवादी चरित्र को हम देखें, तो ये कहना कि मीडिया बिकाऊ है, भले ही वो पैसे का लेन देन उस तरह से शायद वो सार्वजनिक तौर पर ना दिखे, लेकिन वो बिकाऊ तो है, वो दलाली तो करता है, वो बिका हुआ मीडिया है। अगर बिके हुए की परिभाषा है कि लोगों की अकमारी, लोगों के खिलाफ माहौल बनाना, एक जाति विशेष के लिए प्रचार करना, एक पार्टी विशेष का मुखपत्र की तरह, उसके प्रवक्ता की तरह काम करना, तो वो तो होता है, वो जाति विशेष के लिए वो सारा काम हो रहा है। आपको याद होगा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 31 जनवरी 1920 को मूक नायक नाम का अखबार निकाला था। उससे पहले ज्योतिबा फुले दीनबंधु निकाले, और हमारे सारे महापुरुष जो है अपनी पत्रकारिता खुद करते आए हैं, जिसको हम अम्बेडकरवादी पत्रकारिता कहते हैं। तो बाबा साहब के पहले अंक में वो क्या लिखते हैं, जब उन्होंने संपादकीय लिखा मूक नायक का, तो वो लिखते हैं कि इस देश का जो मीडिया है वो एक खास जाति के लोगों के लिए, एक खास जाति के भले के लिए प्रचार करने का माध्यम है। अब आज का दौर ले लीजिए आप, 100 साल बाद, 1920 के बाद हम 2021 में खड़े हैं। आज का जो मीडिया है वो भी हमेशा से अगर देखेंगे तो उसने ऐसे काम नहीं किए कि इस देश में सामाजिक न्याय आ सके, लैंगिक समानता आ सके, और जो वंचितों की हकमारी होती है उसके खिलाफ में कुछ उन्होंने उस तरह का दिलचस्प कोई काम नहीं किया। मीडिया का अगर पूरा इतिहास देखेंगे, टीवी मीडिया पुराने 30 साल का इतिहास है, 90 के दौर में टीवी शुरू हुआ। शब्दों में ये कहा जाए कि ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम कहना गलत नहीं होगा। देखिए, एक सर्वे है, हम तो तथ्यों पे बात करते हैं। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट है, ऑक्सफैम ने एक सर्वे किया भारत के 121 न्यूज रूम में, जो अखबार हैं, जो मैगजीन हैं, जो टीवी चैनल हैं, जो वेब पोर्टल्स हैं, 121 न्यूज रूम में उन्होंने सर्वे किया। और 121 में जो डिसीजन मेकर, एडिटर इन चीफ, मैनेजिंग एडिटर और इस तरह के जो पद होते हैं, जो फैसला लेते हैं कि कौन सी खबर जाएगी और कौन सी खबर को गिरा दिया जाएगा, 121 में 104 जो पद हैं वो एक जाति के हैं। तो इससे फिर हम उनको क्या कहें, तो वो एक जाति विशेष कही है। तो तथ्य साबित करते हैं कि वो एक जाति विशेष का मीडिया है और उन्हीं का मुखपत्र है, उसी का वो काम कर रहे हैं। अभी जैसे वहाँ से आने के बाद में आपने एक स्वतंत्र रास्ता चुना, अभी आप उस पर कर रहे हैं, अभी क्या कठिनाइयों का सामना आप करते हैं? क्योंकि प्राइवेसी के नाम पे, पॉलिसी के नाम पे जो भी बहुजन चैनल्स हैं, बहुजन यूट्यूबर्स हैं, उनके चैनल्स को शैडो बैन कर दिया जाता है, उनकी रीच कम कर दी जाती है। मैंने आपके कई इंटरव्यू देखे हैं जिसमें आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उस तरीके से वो रीच कम होने की वजह से ज़्यादातर लोगों के पास में नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जो समस्या है, इससे लड़ने का कोई विकल्प है क्या? देखिए विनय, मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ कि जितने भी सोशल मीडिया के जो माध्यम आए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, अब वाइमियो करके एक प्लेटफॉर्म है, कई इंस्टाग्राम है, ये बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स आए, ये आपके और मेरे जर्नलिज्म करने के लिए नहीं आए हैं, है ना। ये जब स्थापित किया तो उनका मकसद ये नहीं था कि एक दिन विनय और सुमित यहाँ औरैया में खड़े होकर बहुजन मुद्दों पर बात करेंगे। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना है। वो एक कारोबारी कंपनी है और मुनाफे के लिए वो काम करती है। हमने दरअसल उसका इस्तेमाल कर लिया। उन्होंने अपना जो भी माध्यम लेके आए, ट्विटर लेके आए, तो हमने अपने मुद्दों को ट्रेंड कराना शुरू कर दिया। हमारे नेशनल इश्यूज में हम लोग ले आए, तो वहाँ से मुनाफे से जुड़ी हुई चीज़ें और राजनीति से जुड़ी हुई चीज़ें, ये दोनों क्लब हो जाती हैं जब किसी देश की सरकार और उन मीडिया कंपनियों के, उन सोशल मीडिया कंपनियों के बीच में गठबंधन हो जाता है। फेसबुक पर, ट्विटर पर ये आरोप बहुत पुख्ता आरोप हैं। अभी रिसेंटली मार्क जुकरबर्ग पे अभी लगा हुआ है, बिल्कुल, काफी और वो साबित भी है। बहुत सारी जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, कोर्ट्स में ट्रायल हुए हैं। पहले ट्विटर के अधिकारी भी चेंज किए गए हैं। बिल्कुल, वो माहेश्वरी जो है उनको यहाँ से हटाया गया। जो ब्लू टिक का एक बहुत बड़ा इशू था, कई लोगों को ब्लू टिक दिए गए, कई लोगों को ब्लू टिक। मुझे याद है 2 साल पहले हम लोगों ने ब्लू टिक पे जो है पूरा हैशटैग चलाया, कैंपेन चलाया कि ट्विटर किस तरह से जातिवादी है, कास्टिस्ट ट्विटर और ब्राह्मणवादी ट्विटर हैशटैग हम लोग चलाए। क्यों? क्योंकि हमारे लोगों को वो ब्लू बेज नहीं देते थे और ओपिनियन बनने से रोक देते हैं। वो सिर्फ ये नहीं था कि आपको ब्लू बेज मिल जाए, बट आपकी बात में दम हो और लोग आपकी बात से इन्फ्लुएंस होके किसी पार्टी विशेष, किसी जाति विशेष की तरफ सोचे, वो करने से रोक रहा था। मुट्ठी भर लोगों को ही तो मिल पाएंगे। चलो, हमने आपकी बात मान ली, लेकिन घाटा तो जो
बहुजन समाज के लोग हैं उनके ही होगा। ज़्यादातर जो ब्लू टिक है थोक के भाव वो तो दिए गए हैं उनको पहले ही। देखिए, इससे इस आंदोलन से ये फायदा जरूर हुआ कि कम से कम ऐसे अभी 200-400 अकाउंट आपको ट्विटर पे दिख जाएंगे जो बहुजन समाज के हैं। वो अब किसी पार्टी विशेष के हो सकते हैं, वो किसी विचारधारा विशेष के हो सकते हैं, लेकिन वो बहुजन समाज के लोग हैं। और मुद्दे जब होते हैं, खासकर जब कोई इस तरह का एट्रोसिटी, हाथरस जैसा कांड होता है, जातिवार जनगणना जैसा मसला होता है, तो एक सामूहिक एकता दिखती है। लोग उस पर लगातार लिखते हैं और बात करते हैं। पहला सवाल जो आपने पूछा कि भाई इसका सोल्यूशन क्या होगा, ये जो दिक्कतें हो रही हैं, तो एक तो ये कि भारत की सरकार जो है वो उसको मीडिया से डर नहीं लगता, सोशल मीडिया से डर लगता है। वो दबंग फिल्म का एक डायलॉग है ना कि थप्पड़ से डर नहीं लगता, साफ प्यार से डर लगता है। तो मीडिया तो उनकी जेब में है, वो तो उसको कंट्रोल कर लेते हैं। वहाँ से व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं कि आज कौन सी डिबेट करवानी है 5 बजे, वो घोषित है। वो अर्नब गोस्वामी की चैट आई, वो सबने पढ़ा कि कैसे वो जावड़ेकर को क्या कह रहे थे, तो वो घोषित है, उसको वो कंट्रोल कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर उस तरह की वो कंट्रोल कर नहीं पाते, इसलिए ये तमाम तरीके की जो सोशल मीडिया की जो नई गाइडलाइंस है, OTT को लेके जो नई गाइडलाइंस आई हैं डिजिटल मीडिया को लेके, वो एक तरीके से कंट्रोल करने का ही एक पैमाना है कि कोई ओम्बड्समैन उनके ऊपर बिठा दो और वो तय करता रहे, निगरानी रखे कि किस तरह से इसको रोका जाए। तो आप जो भी मीडिया आज अगर खबरों से जुड़ा हुआ कोई भी काम करती है तो उसके लिए आपको लीगल एंटिटी होना जरूरी है, आपके पास में ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी होनी चाहिए, आपको रजिस्टर संस्था होना चाहिए, आपको स्टाफ के बारे में जानकारी देनी चाहिए। तमाम तरीके की पाबंदियां उन्होंने लाद दी हैं। ये एक तरीका है कि भाई इसको रोक दिया जाए किसी तरीके से। आज जो बहुजन समाज खासकर जो इसको एक मीडिया को इस्तेमाल करते हुए क्रांति की तरह इस्तेमाल कर रहा है, उसको रोक दिया जाए। दूसरी चीज़ की सरकार जो एजेंडा भी चलाती है, आप खासकर अगर बीजेपी की देखेंगे तो IT सेल किस तरह से काम करता है, उसके लिए मुझे लगता है कि कई 100 करोड़ रुपए का बजट होगा, जिसमें 200, 400, 500 लोगों की टीम बैठ के दिन भर कौन से मैसेज जाएंगे, कौन से मीम्स बनेंगे, कौन से वीडियो क्लिप पे कौन सा साउंड इफेक्ट लगा के उसको वायरल करना है, वो पूरा काम वहाँ से होता है। हमारे आने से क्या हुआ सोशल मीडिया पे कि हम उनकी हवा निकालने लग गए। अब वो 500 लोगों की टीम IT सेल बैठ के एक ट्रेंड कराती है कि मोदी नंबर 1 है, और हम बहुजन समाज बिना पैसे के वहाँ पर ट्रेंड कर रहे हैं, बिना पैसे के अपना मुद्दा जो है। कम शब्दों में जैसे मैं जानना चाहता हूँ कि इसका समाधान क्या है लॉन्ग टाइम के लिए। भाई ऐसा तो है नहीं कि कोई उन्होंने अपना कर दिया, वो तो हर चीज़ थोप रहे हैं, और जो हमारे लोग हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि उसका सामना करते हैं डट के, चाहे वो SC/ST एक्ट हो, ठीक है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, CA हो, NRC हो, इससे संबंधित जो भी, या ट्विटर को लेके भी लगातार डेली ट्रेंडिंग होती है। इसको हम दूरगामी, आपको क्या लगता है क्या समाधान है? देखिए, पहला सॉल्यूशन तो ये, क्योंकि आपके पास में कोई मंच नहीं है, मैं आपको हमारे पास में भी कोई एक मंच नहीं है। मैं सुझा रहा हूँ आपको, कुछ सुझाव दे रहा हूँ। पहला तो ये कि भारत सरकार कोई भी कानून बनाती है, उस कानून का पालन कीजिए। कोई भी ऐसा काम मत कीजिए, कोई भी ऐसी रिपोर्ट मत कीजिए, कोई भी ऐसा जर्नलिज्म का ऐसा काम मत कर दीजिए जो कानून के खिलाफ हो। आपको इस देश के कानून का सम्मान करना होगा, वरना वो ताक में बैठे हुए आपको तुरंत जो है वो जेल में डाल देंगे, आपका चैनल, आपका मीडिया संस्थान बंद कर देंगे। इसलिए जो भी नए गाइडलाइंस आती हैं, जो भी नए OTT प्लेटफॉर्म्स आते हैं, आपको अगर सक्षम है, आपकी अगर एकता है, तो कोर्ट में जाइए, चैलेंज कीजिए उनको, अदरवाइज उनका पालन कीजिए। अगर आपको काम करते रहना है, उसी में स्मार्टली आपको काम करते रहना है। दूसरी चीज़ की जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये आपको शैडो बैन कर देते हैं, कभी आपका ट्विटर चैनल बंद कर देंगे, हैंडल बंद कर देंगे। मतलब आपके पास में कोई ऐसा एक ऑप्शन आप नहीं सोचते? आपको लगता है कि जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जो SC/ST OBC और माइनॉरिटी में जो राष्ट्रीय लेवल के संगठन है, उन संगठनों के साथ के बगैर तो ये नहीं हो सकता? देखिए, अब हमारे और आप लोग मिलके यहाँ पे फेसबुक जैसी कंपनी नहीं बना सकते हम, तो आप अपना प्लेटफॉर्म, उनकी भी वही समस्या है, उनकी भी समस्या है। तो मैं उसी बात पर, अगर आप मुझे बोलने का मौका देंगे, पूरी बात करूं मैं, तो आप फेसबुक जैसा, ट्विटर जैसा अपना खुद का मीडिया, अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खड़ा नहीं कर सकते। उस तरह की कैपिटल, उस तरह के रिसोर्सेज हमारे लोगों के पास में नहीं है। तो जब तक ये अवेलेबल है, इसका मैक्सिमम यूज़ कीजिए और कानून के दायरे में रह के यूज़ कीजिए। और मेरा सुझाव उन लोगों के लिए भी है जिनके पास कुछ कैपिटल है, जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, कि अपने खुद के OTT प्लेटफॉर्म्स लेके आइए, अपने खुद के कुछ ऐसे मंच नए डेवलप कीजिए टेक्निकल एक्सपेक्ट्स के साथ में, कि हमारी जो ऑडियंस आज सोशल मीडिया पे है, हमारा जो बहुजन मीडिया सोशल मीडिया पे है, उसको एक ऐसा मंच मिल सके जिस पे काट छाट करने की आज़ादी इनके पास में ना हो। तो हमें कुछ इस तरह की भविष्य की रणनीतियाँ बनानी पड़ेंगी। तीसरा सुझाव मैं आपको ये दूं कि जितने भी आपके जैसे मीडिया संस्थान हैं, पहले तो वो
पत्रकारिता का जो है कुछ तैयारी ज़रूर कर लें, अपने आप को लीगल एंटिटी बना लें और एक संगठन ज़रूर बना लें, डिजिटल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जितने भी बहुजन जर्नलिस्ट हैं, ताकि अगर किसी के साथ कुछ होता है तो एक सामूहिक एकता के तौर पे उसके साथ खड़ा हुआ जा सके, तभी बच सकते हैं, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, एक सुप्रीम कोर्ट में एक इशू चल रहा है ईवीएम का, ईवीएम पे चल रहा है और उसका जो जजमेंट आया था वो पेपर टेल मशीन लगाने का, वो उसके बाद में आया। जो ईवीएम हैकिंग को लेके लगातार जितने भी राजनीतिक दल है वो लगातार इस तरीके के मुद्दे उठाते रहते हैं। बहन जी ने भी अभी ईवीएम का मुद्दा उठाया था 2017 में मुद्दा उठाया था। ये बोला था कि ये हम आने वाले 6 महीने में लगातार सभी मुख्यालयों पे 6 महीने तक धरना देंगे। केजरीवाल जी ने भी उठाया, ममता बनर्जी ने भी उठाया। ठीक है, आपको क्या लगता है कि ये जो समस्या है, इस समस्या से आगामी चुनाव में जो पार्टियां हैं उनको कैसे निपटना चाहिए? देखिए, ईवीएम में हैकिंग नहीं हो सकती, ये एक फैक्ट है। हाँ, आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द वो हैकिंग गलत है। हैकिंग का मतलब होता है कि एक डिवाइस है जिसको इंटरनेट के जरिए, वेब के जरिए उसमें छेड़छाड़ की जा सकती है बिना टच किए हुए सॉफ्टवेयर के जरिए, उसको हैकिंग कहते हैं। इलेक्शन कमीशन भी यही कहता है कि आप इसको हाथ नहीं लगाइए, दूर से इसको हैक करके दिखाइए, क्योंकि ईवीएम जो है वो इंटरनेट से नहीं चलती है तो उसको हैक नहीं किया जा सकता, उसको टेम्पर किया जा सकता है। एक शब्द है टेम्परिंग, जिसको हिंदी में अगर कहें तो छेड़छाड़ करना, क्योंकि उसमें डेटा जो फीड होता है, कौन से निशान पे कौन सा बटन दबाने से क्या आएगा, कौन सा वोट किसके जाएगा, वो एक मैनुअल आदमी डालता है ना कंप्यूटर की मदद से, जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स होते हैं वही उसमें डेटा फीड करते हैं। तो उसके ये गुंजाइश है कि उसमें छेड़छाड़ की जा सके, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी हैं जिसमें छेड़छाड़ साबित हुई है। ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसी का जजमेंट है, हम तो सुप्रीम कोर्ट की बात बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप जो ये वीवीपैट मशीन लेके आए हैं इसकी गिनती कर लीजिए, और उसमें भी वो 10% गिनती, 50% कर ही नहीं रहे, 5% 10% की गिनती करते हैं, उसको हटा देते हैं। तो कल मैं वृंदावन में था, वृंदावन में मैंने लोगों से चुनावी स्टोरी में कर रहा था, तो एक टीवी मैकेनिक थे, टीवी को ठीक करने वाले, तो उनसे जब मैं कर रहा था तो वो कहते मैं वोट नहीं डालता क्योंकि ईवीएम हैक होती है। तो मैंने बोला क्या आपको कैसे मालूम? कह रहा मेरे सामने ईवीएम ले आओ, मैं उसको ठीक, वो उसमें गड़बड़ी करके दिखा दूंगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो कर सकता है, केजरीवाल ने भी ऐसे ही करवाया था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो आदमी जो इस देश का मतदाता है, जो इस देश का वोटर है, अगर उसको यकीन नहीं है मशीन पर, अगर मैं वोटर हूँ और इस देश लोकतंत्र में मुझे वोट डालते हुए यकीन नहीं है कि मेरा वोट सही जगह जा रहा है, तो उस वोट का कोई वैल्यू नहीं है। वापस से बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। उसका विकल्प बताइए, वो तो हमारी बात, उसका बैलेट पेपर एक लौता राष्ट्र है, बैलेट पेपर। आप ऐसा मानते हैं कि टेम्परिंग होती है? टेम्परिंग होती है, ये मानते हैं? बिल्कुल होती है, बिल्कुल। वो बहुत सारी साबित हुआ है, बहुत बार साबित हुआ है ना। हेर फेर करते हैं। मुझे समझ नहीं आया क्या था। हेर फेर करते हैं। हाँ, उसको हेर फेर माने जो आंकड़े दर्ज होते हैं, एक निशान दबाने से कहीं दूसरी जगह जाएगा। मीडिया क्यों दिखाएगा? आप कब दिखाएंगे? मेरे सामने अगर व्यक्तिगत तौर पे आपसे कह रहा हूँ कि आप ईवीएम के मुद्दे को कब उठाएं? मैंने ईवीएम पे एक वीडियो बनाया, अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे, साहब लगातार 2013 से मेरा न्यूज वीक पे जाइए, सुमित चौहान ईवीएम टाइप कीजिए और उसमें एक वीडियो आपको मिलेगा जिसमें है कि ईवीएम को बैन करने के 10 कारण जो साइंटिफिक कारण है वो मैंने बनाए हुए हैं, उसको देख के समझ आ जाएगा। मेरे भाई, ये कोई रामबाण कोई टैबलेट थोड़ी नहीं है जो एक बार खाओगे सही हो जाओगे भाई। तो आपको कंटिन्यू लोगों को जानकारी दे दे, एक बहुत बड़ी समस्या है ये, और देश के जो पत्रकार हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस मुद्दे को वो उठाएं। आप किसी भी मुद्दे को दिखाएं, लेकिन जब तक ये नहीं करेंगे तब तक समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता है। देखिए, हमारे पास चूंकि हर रोज एक नया मुद्दा होता है, आप मुझे बोलने या तो बोलने दीजिए, हर समस्या की एक जड़ है, या तो आप मुझे बोलने दीजिए, या तो आप ही बोल लीजिए, या मुझे बोलने दीजिए। आप मेरे से इंटरव्यू कर रहे हैं ना, तो मुझे जवाब तो देने दीजिए। या अर्नब गोस्वामी आपके आइडल हैं? सुधीर चौधरी आपका आइडल है? नहीं है ना, तो बात सुनिए। देखिए,
चूंकि हमारे पास एक तो रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं, लोग बहुत कम होते हैं, साधन बहुत कम होते हैं और हर रोज एक नया मुद्दा होता है, नई एट्रोसिटी का मुद्दा होता है, नए तरीके के सामने समस्याएं चैलेंज आके हो जाती हैं। तो ये बहुत मुमकिन नहीं होता कि एक ही टॉपिक पे हम 10 वीडियो बना पाएं। मेरे लिए तो नहीं है, आपके लिए होगा, आपको कहीं आपकी टीम होगी, आपके लिए होगा, मेरे लिए नहीं है। लेट मी कंप्लीट। ये ईवीएम का सबसे जरूरी है मसला हमारी पार्टियों का। वो जब जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक होती है, हार जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम गड़बड़ है। तो ये जिम्मेदारी पार्टियों की है, ये पार्टी तय करे, ये चुनाव का बहिष्कार करें और उस पर लड़ाई लड़ें। हम लोग तो साथ में हैं। उनको तो सीबीआई और ईडी का डर है, उनको तो सीबीआई और ईडी का डर है। अब वो तो पार्टियों के नेताओं से पूछिए, क्या लगता है? उनके प्रवक्ताओं से पूछिए, मैं तो नहीं बता सकता। तो ये हमारे भाई थे, सुमित भाई है, ये किसी भी बात को व्यक्तिगत ना लें। मेरा इनसे ऐसा अनुरोध है, क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या होती है, जो सबसे बड़ी बीमारी होती है, उसका इलाज करना चाहिए और उसका इलाज करने के बाद में ही उससे जुड़ी बीमारियों का इलाज होगा। तो सुमित भाई से ये कहना चाहता हूँ कि अंतिम शब्दों में निश्चित ही अपनी बात कहें जो देश के लोगों के लिए जरूरी है। देखिए, जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ, सड़कों पे लोग आए, मुझे ऐसा लगता है कि पहली प्राथमिकता तो इस देश की राजनीतिक पार्टियों की है ईवीएम को हटाने की, क्योंकि वो वोट से चुनी जाती हैं। दूसरी बड़ी जिम्मेदारी जनता की है कि इस तरह का एक मास मूवमेंट खड़ा हो, सड़कों पे लोग आएं और बैठ जाएं और वो कहें कि ईवीएम को हटाओ, तभी वो बच सकता है, अदरवाइज तो ये नहीं हो सकता। एक वीडियो मेरे बनाने से तो नहीं हो सकता, मेरी इतनी हैसियत नहीं है। हमारे साथ में सुमित चौहान जी थे, जो लगातार SC ST OBC और माइनॉरिटी के मुद्दों को लेके देशव्यापी, आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इनसे भी जुड़ें। सर, कुछ अपने चैनल के बारे में भी बताएं जिससे लोग जुड़ पाएं। मेरा चैनल द न्यूज़पीक नाम से यूट्यूब पे है और theshudra.com नाम से हमारी वेबसाइट है। आपको अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो देखिए और सब्सक्राइब करें, अच्छा नहीं लगे तो प्लीज़ मत कीजिए। हमारा भी यही प्रयास था कि जो बड़े मुद्दे हैं उन मुद्दों पे बात करें और जो बड़ी समस्या है उस बड़ी समस्या को लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, जिसकी वजह से सारे ये कारण पैदा हुए हैं। सबसे पहले उस समस्या को खत्म किया जाए और देश के जो बड़े संगठन हैं, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको एक मंच पे ले आने का प्रयास करें। हमसे जुड़ने के लिए और हमारी खबरों से जुड़ने के लिए VR1 न्यूज़ पर विजिट करते रहें। धन्यवाद।